तो हमारे बेकन साहब जो हैं वो हमें 4 प्रकार के अंधविश्वासों से छुड़ा करके और विज्ञान की ओर लाना चाहते हैं, वैज्ञानिक विधि। हमने जैसा कहा था कि बेकन ने कहा था कि मेरा एम जो है ये है कि आदमी डोमिनेट करे नेचर के ऊपर। आदमी जब नेचर के ऊपर डोमिनेट करेगा, नेचर का आधिपत्य करेगा, तो उसे नेचर के सारे नियम पता होने चाहिए। और उन नियमों को जानने के लिए इन्होंने जो विधि दी है, जिसका हमने नाम दिया नोवम ऑर्गेनम या इंडक्टिव मेथड। ये इंडक्टिव मेथड साइंटिफिक मेथड कहलाता है। तो उन्होंने कहा साइंटिफिक मेथड की ओर जब आदमी जाता है, उसका पहला चरण है ऑब्जर्वेशन। वो ऑब्जर्वेशन ठीक तरह नहीं कर पाता, क्योंकि 4 उसके अंदर पूर्व आग्रह होते हैं पहले से ही। इसको उसने आइडल कहा, और हिंदी के लोगों ने 2 जगह अलग अलग इसका हिंदी में अनुवाद किया है। एक बहुत बड़े विचारक हैं, उन्होंने तो कहा व्यामोह, व्यामोह माने भ्रम, और कुछ लोगों ने अंधविश्वास। ये 2 आइडल के ट्रांसलेशन किए हैं। दोनों एक ही बात है, भ्रम के माने वही हैं और उसके भी माने। तो जब तक इन भ्रमों का निवारण नहीं होगा, आदमी प्रकृति को ठीक तरह से, प्रकृति की घटनाओं को बारीकी से नहीं देख सकेगा और निष्पक्ष रूप से नहीं देख सकेगा। तो इन चारों का कैसे निवारण हो, ये बड़ा मुश्किल काम है। बैरन ने खुद भी कहा है, बेकन ने, कि हर आदमी साइंटिफिक नहीं बन सकता, क्योंकि वो इन पाखंडों से या इन जो हमारे अंधविश्वास हैं, इनसे छूटने में बड़ी सी मुश्किल पड़ती है। उसे समाज में रहना है, और जो समाज में रूढ़ियाँ बनी हुई हैं, समाज के अंदर जो ऐसे पाखंड बने हुए हैं, इन सब का उसको पालन इसलिए करना पड़ता है कि वो समाज में रहना चाहता है। और समाज से ऊपर उठ कर के थिंकिंग करने वाले कुछ ही लोग होते हैं दुनिया में, उनको जीनियस कहते हैं। तो जीनियस बनना है तो ये पाखंड हटाने पड़ेंगे। अब वो दूसरी चीज़ क्या कहता है, दूसरा लॉ जो साइंस का है, उसको बेकन ने बहुत अच्छी तरीके से कहा है। अगर आप साइंटिफिक थिंकिंग करना चाहते हो, साइंस के लॉ बनाना चाहते हो, नेचर के नियमों को अच्छी तरह जानना चाहते हो, और नेचर जिस तरह काम कर रही है उनको समझना चाहते हो, तो आपको एक चीज़ दूसरी ध्यान रखनी पड़ेगी। आपको ये मानना पड़ेगा यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। आप चांद पे चले जाओ, बृहस्पति पे चले जाओ, मंगल पे चले जाओ, और किसी गैलेक्सी पर चले जाओ, लेकिन समान कंडीशंस में, अगर वहाँ कंडीशन समान है, तो समान कंडीशन में नेचर का व्यवहार बिल्कुल समान रहता है। नेचर किसी के साथ पक्षपात नहीं करती। न धर्म के नाम पर कोई पक्षपात करती है नेचर, न स्थान के नाम पर कि हिंदुस्तान का रहने वाला है और ये चीन का रहने वाला है और ये कहीं और का रहने वाला है। तो इस ना तो स्थान के आधार पर, न भाषा के आधार पर कि ये भाषा बोलता है हिंदी, तो इसके लिए नेचर और तरह का व्यवहार करेगी, और ये अंग्रेज़ी बोलता है तो और तरह का व्यवहार करेगी। तो बेकन ने कहा कि ये जो है चीज़, ये भी अपने मन में रहनी चाहिए कि जो नियम बिल्कुल यूनिवर्सली कहीं चेंज नहीं होते, अगर कंडीशंस बदल जाएं तो जैसे उन्होंने कहा कि आप प्लेन में, जहाँ मैदानी इलाके हैं, पहाड़ नहीं है, वहाँ मैदान में आपने एक देखा नियम बनाया, वो भी ऑब्जर्वेशन के आधार पे बहुत सारी चीज़ बार बार ऑब्जर्वेशन किया कि पानी 100 डिग्री टेम्परेचर पर खौलता है, और उसमें जो सब्ज़ी वगैरह पकाई जाती है वो 100 डिग्री पर पकाई जाएगी, तो इतनी देर में पकेगी। तो ये नियम जो है, पानी 100 डिग्री पर खौलता है और उसमें सब्ज़ी इस तरह बनती है, ये ऐसा नियम है जो कहीं भी चले जाओ हर जगह लागू होगा, जहाँ भी प्लेन है। लेकिन कंडीशन बदलने पर क्या होगा, अगर आप पहाड़ों पर चले जाओ तो वहाँ हवा का दबाव कम होगा,
जब हवा का दबाव कम होगा तो पानी जल्दी उबलने लगेगा, और जल्दी उबलने लगेगा तो सब्ज़ी इतनी देर में नहीं बनेगी जितनी मैदान में, और देर लग जाएगी उसमें। तो जब ऊपर चले जाओगे आप तो और भी सब्ज़ी बनाने में देर लगेगी, पानी जल्दी उबलने लगेगा। तो ये जो लॉ है इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जो आदमी इतनी हाइट उन्होंने बता दिया कि मान लो 2000 फीट की हाइट पर पानी जो है वो 98 डिग्री पे ही उबलने लगता है। तो चाहे आप हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे ईसाई हों, चाहे यहूदी हों, चाहे कोई हो, सबका पानी उस डिग्री पर 98 डिग्री पे ही करेगा। तो नेचर हमेशा यूनिफॉर्म रहती है। इसलिए जो हम नेचर के लॉ बनाते हैं वो लॉ चाहे हमने यहाँ हिंदुस्तान में बैठ के बनाया हो, मंगल पर भी वही लॉ लागू होगा, चाँद पर भी वही लॉ लागू होगा। तो नेचर की यूनिफॉर्मिटी में विश्वास करना, और जहाँ ये यूनिटी भंग हो जाती है इसका मतलब वो जो लॉ है वो मैन मेड लॉ है। मैन मेड लॉ को इन्होंने कहा प्रेजुडिसेस, अंधविश्वास या भेदभाव वाले नियम। वो नेचर का नियम नहीं है, वो आदमी का बनाया हुआ नियम है। अब इसमें भी जैसे कल हम कह रहे थे कि हमने कहा जी पूरब की दिशा में सोमवार के दिन पूरब की दिशा में दिशाशूल होता है, वहाँ शूल होती है। अब ये नेचर का लॉ है या कि मनुष्य का बनाया हुआ लॉ है? तो ये ऐसे पता लगेगा कि जो हिंदू है वो पूर्व दिशा में जा रहा है तो उसे खतरा है कि आज कोई वहाँ एक्सीडेंट भी हो सकता है, लेकिन कोई ईसाई है, मुसलमान है, सिख जा रहा है, उसे कोई खतरा नहीं। तो ये नेचर ने पक्षपात नहीं किया, नेचर तो पक्षपात हो नहीं सकते। इसका मतलब ये मैन मेड लॉ है, और मैन मेड लॉ जो है वो कभी भी परफेक्ट लॉ नहीं होते। वो हमारे बायस को दिखाते हैं, प्रेजुडिस को दिखाते हैं, हमारे किसी अंधविश्वास को दिखाते हैं सारे के सारे। तो इसने कहा हमें दूसरी चीज़ ये करनी पड़ेगी कि अगर आप साइंटिफिक मेथड अपनाना है, और साइंटिफिक मेथड तो ये आधारभूत मान्यता है, इनको कहते हैं एक्सियोमेटिक ट्रुथ, यानी एक एक्सियम के रूप में सत्य है। इनको सत्य करने के लिए किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, स्वयं सिद्ध है ये। तो इसको मानना पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं मानोगे तो इसका मतलब आप कभी भी वैज्ञानिक थिंकिंग नहीं कर सकते। अब आप ये बताएगा, आजकल देख लो कि श्राद्ध के दिन है और लोग जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि श्राद्ध के दिनों में कोई वस्तु खरीदनी नहीं चाहिए, नया कपड़ा नहीं खरीदना चाहिए, नया बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। सनातन धर्मी हिंदू नहीं है, आर्य समाजी हैं या सिख हैं या मुसलमान हैं या ईसाई हैं, वो खूब खरीद कर रहे हैं, खूब माल खरीद रहे हैं। उनको क्यों नहीं पितर नुकसान कराते, उनके पितर दोष क्यों नहीं होता? तो हम कहेंगे इसलिए नहीं होता पितर दोष कि ये नेचुरल लॉ नहीं है, ये लॉ ऑफ नेचर नहीं है। लॉ ऑफ नेचर तो यूनिफॉर्म व्यवहार करती है सबके साथ। तो बैकन ने कहा कि ये भी आपकी टेस्ट है आपकी उसका, कि आप अगर ये देखो कि एक लॉ सबके लिए बनेगा तो ठीक है, और सबके लिए नहीं बनेगा तो मैन मेड लॉ है, उसको त्याग देना चाहिए। जब हम नेचर की तरफ जा रहे हैं, या तो हम कहें भाई हमें समाज में रहना है तो पाखंडों पर भी चलना पड़ेगा, समाज में तो यही पाखंड चलते हैं। अगर हम आज कुछ सामान खरीद लाए तो पड़ोस की औरतें कहेंगी अरे ये तो गंदा सामान हो गया, पवित्र हो गया, वो घर में आके भड़काएंगी। तो हमें समाज में रहना है तो इस अंधविश्वास के हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने वैज्ञानिक बनना है और साइंटिफिक थिंकिंग लानी है तो हमें ये बायस छोड़ने पड़ेंगे इस आधार पर कि इसको सबके लगा देख लो, क्या नेचर ने सबके साथ यूनिफॉर्म व्यवहार किया? अगर नेचर ने यूनिफॉर्म व्यवहार नहीं किया तो इसका मैन मेड है, ये पाखंड है, डॉगमा है, अंधविश्वास है। पितृ पक्ष में अगर आपने पितृ को खाना नहीं खिलाया तो पितृ दोष लग जाएगा, आपके घर में बीमारियां आ जाएंगी। अब आर्य समाजी तो श्राद्ध को ही नहीं मानते। आर्य समाजी तो कहते हैं कि पितृ यज्ञ का मतलब यह है कि जब तक पितृ जिंदा है उन्हें अच्छे से अच्छा भोजन कराओ। ज़िंदगी भर तो आप पिता को भूखा मारते रहे, सौरे घर से मार के बाहर निकाल दिया पिता को, और उसके मरने के बाद उसका श्राद्ध करने के लिए ब्राह्मण को खूब खीर और हलवा पूरी खिला रहे हैं कि इससे पितृ जो है संतुष्ट हो जाएंगे।
तो जो पितरों के उसको, जो आर्य समाज की इस बात को मानते हैं कि जीवन में उनके जीते जी उनको खिलाओ, मरने के बाद कोई नहीं फ़ायदा होगा, तो उनको तो पितृदोष होता नहीं, उनके तो पितृ सताते नहीं उनको। तो ये मानना कि अगर हमने पितरों का श्राद्ध नहीं किया तो पितर हमें आके पकड़ लेंगे, दोष हो जाएगा और पितर हमें बीमारी कर देंगे, ये मैन मेड लॉ है, साइंटिफिक लॉ नहीं है। साइंस का लॉ बनाने के लिए यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, जो चीज़ मेरे ऊपर लागू होती है नेचर का लॉ, वो सब पर लागू होगा, चाहे उसका धर्म कोई हो, चाहे उसकी जाति कोई हो, चाहे उसका कोई हो। तो ये भी हमारे एक बहुत बड़ी चीज़ बैकन ने हमें अंधविश्वासों से और सब चीज़ों से मुक्त करके बिल्कुल विज्ञान की ओर जाने की। तो बैकन जो हैं वो इसीलिए उनको कहा ये पायनियर है, अग्रगण्य है साइंटिफिक थिंकिंग का, साइंटिफिक फिलॉसफी का। और धर्म के सब पाखंडों से, जितने भी धर्म ने पाखंड फैला रखे थे, अंधविश्वास फैला रखे थे चर्च ने, उन सब से मुक्त करा के आदमी को विज्ञान की तरफ, अब विज्ञान की तरफ, ये जो युग है ये विज्ञान की तरक्की का युग है। विज्ञान की तरक्की ऐसे ही लोगों से होगी जैसे बैकन हुए। तो बैकन कहता है कि आपने एक जनरल नियम बनाना, तो एक काम करो, घटनाओं को बहुत अच्छी तरह से देखो, और कोई घटना अगर आपके देखने से बच रही है तो फिर एक्सपेरिमेंट करके देखो। एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन जो दी है इसने, वो आज तक यही डेफिनेशन चल रही है। एक्सपेरिमेंट का मतलब पुटिंग क्वेश्चन टू नेचर एंड सीकिंग आंसर ऑफ दैट। भाई पानी 100 डिग्री पे गर्म होता है और इसमें सब्ज़ी इतनी जल्दी गल जाती है, ये हम देखना चाहते हैं किसी तरह। तो इसको ऐसा देखो कि रसोइयों में तो हम कहाँ कहाँ घूमते फिरेंगे सबकी, अपनी लेबोरेटरी के अंदर पानी को गर्म करो। पानी जब 100 डिग्री का हो जाए उसमें सब्ज़ी डालो, कितनी देर में गलती है, और इसमें 4 जगह 5 जगह कर दो, एक हिंदू की, एक मुसलमान की, एक ईसाई की, वो सब की अगर एक जगह जलती है तो एक्सपेरिमेंट से हमने सिद्ध कर दिया कि नेचर पक्षपात नहीं करती। तो एक्सपेरिमेंट बहुत ज़रूरी है। आप एक्सपेरिमेंट, जिन चीज़ों का आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते उनको आप रिलीजन के या और जो की चीज़ें हैं झाड़ फूंक के या इनके लिए छोड़ दो। भाई तुम्हारे लिए हमने रोटी खाने का, तुम्हारे लिए भी धंधा छोड़ दिया। जिस चीज़ को हम एक्सपेरिमेंट में नहीं ला सकते वो हमारे लिए परमानेंट अंधविश्वास है, उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए तुम जाना, तुम इस पर लोगों को धोखा देते रहो, कुछ भी करो, लेकिन हम एक्सपेरिमेंट करके नेचर से जवाब लेंगे। ये जो अभी दी गई है वैक्सीन, हमें सारी दी गई है, इसको पहले कितने लोगों पर आजमाया गया प्रैक्टिकल करके, एक्सपेरिमेंट करके, और जब वो पहले चूहों पर आजमाया गया, फिर चूहों के बाद आदमी पर देखा गया। तो जब हमने एक्सपेरिमेंट करके नेचर से जवाब मांगा कि देखो हम ये इंजेक्शन लगा रहे हैं, इससे इम्यूनिटी कितनी बढ़ेगी, तो जगह 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 देखा, तो जब देख तो हमने फिर कर दिया कि अब ये वैक्सीन जो है। तो एक्सपेरिमेंट बहुत ज़रूरी है, ये साइंस का एक नियम है और साइंटिफिक ज़रूरी है ये कि एवरी हाइपोथेसिस जो भी हम बनाएं उसको वेरीफाई करके देखें। तो साइंस में हम क्या करेंगे कि जब हमने तथ्य इकट्ठे किए तो सारे एक से तथ्यों को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, भिन्न तथ्य जो है उनको अलग कर देंगे, और जब एक से तथ्य इकट्ठे हो गए तो फिर हम हाइपोथेसिस बनाएंगे ऐसा क्यों होता है। पानी गर्म होने पर ही सब्ज़ी इतनी क्यों बनती है, तो हम देखने के लिए एक हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस का मतलब सजेशन, प्री सपोजिशन, कल्पना, प्राक कल्पना, उपकल्पना, कुछ भी कहो उसको। तो अब इसको हम छोटे तरीके पे समझने के, मैं घर से बाहर गया और जब मैं लौट कर के आया तो मैंने देखा कि मेरी खिड़की का शीशा टूटा हुआ है। तो अब मैं कॉज को ढूंढने के लिए, ये जो बनाए जाते हैं इसमें हम उस लॉ को ढूंढना चाहते हैं जिस लॉ के हिसाब से घटना घटित हुई है। तो हम उसके लिए कुछ कल्पना बनाएंगे। मेरी खिड़की की जो डंडी जो होती है जिससे खिड़की को रोका जाता है, टिक्की, वो खुली रह गई थी, तो खिड़की में बार बार टकराई होगी आकर के, तो उससे शीशा टूट गया। तो एक हमने प्राक कल्पना बनाई। हमने कहा मोहल्ले के अंदर लड़के जो हैं ये क्रिकेट खेलते हैं, तो किसी की क्रिकेट की बॉल आकर के यहाँ लगी होगी तो शीशा उससे टूट गया है। फिर हमने कहा कोई और शरारती बच्चे हैं, उन्होंने जान करके
ईंट मारी है उससे शीशा टूट गया। तो हम इस तरह से कुछ कल्पनाएं बनाते हैं, और इन कल्पनाओं के अंदर हम ख़ास चीज़ ये रखते हैं कि जो भी हमने प्राक कल्पना बनाई है वो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सेल्फ कंट्राडिक्टरी नहीं होनी चाहिए। वो कहीं ऐसा ना हो कि अपने आप खुद ही हम कह रहे हैं कि काला भी हो सकता है, गोरा भी, ऐसा नहीं, बिल्कुल स्पष्ट। दूसरी चीज़ उसमें ये होनी चाहिए कि वो ऐसी हो जो समझ में आ जाए, उसकी जो शब्दावली हो वो कन्फ्यूजिंग ना हो। तो कोई भी हाइपोथेसिस कन्फ्यूजिंग नहीं हो सकती, वो हाइपोथेसिस सच्चा हाइपोथेसिस नहीं होगा। फिर तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि हाइपोथेसिस वेरीफाइएबल होना चाहिए। तो मेथड पता होना चाहिए हमें कि इस मेथड से वेरीफाई किया जा सकता है। जिस हाइपोथेसिस का मेथड नहीं बता सकते वो तुक्का है, हाइपोथेसिस नहीं है। हम तुक्के भी लगाते हैं बहुत सारे। तो उसके आधार पर क्या होगा कि हमने हाइपोथेसिस बना लिए 3 या 4, तो हम एक एक को एक्सपेरिमेंट करके वेरीफाई करेंगे। खिड़की का टिकटिकी रह गई थी खुली हुई, तो उसके कारण से हवा से टकराती रही। तो हम उसके पास गए तो हमने देखा वो टिकटिकी वैसी की वैसी मौजूद है। अब वेरिफिकेशन करने के बाद हुआ तो हमने कहा ये नल हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस कैंसिल्ड। फिर हमने कहा ये मोहल्ले में लड़के क्रिकेट खेलते हैं, तो हम गए, जो क्रिकेट के बच्चे थे उन्होंने कहा जी हम तो शाम को खेलते हैं, दिन में तो कोई खेलता नहीं, कोई नहीं आता। तो हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि दिन में कोई बच्चा वहाँ नहीं था, शाम को आते हैं, तो दिन में किसने शीशा तोड़ा। तो फिर वो ये हाइपोथेसिस भी हमारा कैंसिल हो गया। फिर हमने तीसरा हाइपोथेसिस लिया कि शरारती बच्चे जो हैं वो ऐसे ही ईंट मारते हैं, तो हमने इसको वेरीफाई किया, तो एक ईंट वहाँ पड़ी हुई मिल गई। अब ये हाइपोथेसिस वेरीफाई हो गया। जो हाइपोथेसिस शरारती बच्चे ईंट मारने के लिए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए बिना किसी पर्पज़ के ईंट मारते हैं और उनके मकान में नुकसान कर आते हैं, तोड़ फोड़, तो उन मोहल्लों पे तो हम जब नियम बन जाएगा तब होगा कि मोहल्ले के लड़कों पर कंट्रोल करना चाहिए। जब तक नियम ही नहीं बनेगा तब तक कैसे करेंगे? शरारती बच्चों पर कंट्रोल रखना है। तो नियम बनाने के लिए हमने हाइपोथेसिस बनाए। उसमें 3 हाइपोथेसिस हमारे जो थे, जब हम वेरीफाई करने लगे उनका, तो हाइपोथेसिस ऐसा होना चाहिए जिसका मेथड हमें पता हो। इस मेथड से वेरीफाई किया जा सकता है। अगर मेथड से पता नहीं किया तो हमारा हाइपोथेसिस केवल तुक्का है, तुक्के मार रहे हैं कि जी हनुमान जी की पूँछ आई होगी, उन्होंने हनुमान जी ने पूँछ घुमाई तो टूट गई चीज़। मेथड तो है नहीं वेरीफाई करने का, हनुमान जी कैसे होते हैं, हनुमान जी की पूँछ कैसी होती है। तो हम कहेंगे ये हाइपोथेसिस नहीं है, साइंटिफिक हाइपोथेसिस नहीं है। ये साइंटिफिक हाइपोथेसिस जो है जो मेथड बता सके, इस मेथड से एक्सपेरिमेंट करके देखो या वेरीफाई करके देखो तो वेरीफाई हो जाएगा। तो बेकन ने हाइपोथेसिस को बड़ी इंपॉर्टेंस दी है, लेकिन हाइपोथेसिस के जो गुण बताए उनको ध्यान में रखना चाहिए। उसमें और गुण तो देख लो, लेकिन सबसे बड़ा गुण जो है वो ये है कि वेरीफाइबल होना चाहिए। वेरीफाइबिलिटी अगर नहीं है, यानी मेथोडोलॉजी अगर उन्हें बताई उन्होंने कि इस मेथड से वेरीफाई हो सकता है, तो वो हाइपोथेसिस केवल बेकार का तुक्का होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। तो हाइपोथेसिस के गुण भी इन्होंने बता दिए। अब ये कह दिया इन्होंने कि जो हाइपोथेसिस वेरीफाई हो जाता है, एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखो, फिर दोबारा। अब जैसे मैंने वैक्सीन का कहा कि वैक्सीन जो है इन्होंने 1 लाख आदमियों पर, अमेरिका ने, चीन ने, सब ने आजमा के देखी, तब ये लोगों को दी जा रही है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करो। अगर वही आंसर आ रहा है और बार बार चेंज नहीं होता है तो इसका मतलब अब ये वेरीफाइड हो गया। और वेरीफाइड हाइपोथेसिस जो है वो थ्योरी कहलाता है। साइंस की जितनी भी बड़ी बड़ी थ्योरियाँ बनी हैं, कोई न्यूटन की थ्योरी, कोई आइंस्टीन की थ्योरी, कोई किसी की थ्योरी, जो हाइपोथेसिस वेरीफाई हो जाता है वो थ्योरी बन जाती है। तो साइंस की सारी प्रोग्रेस इसी मेथड पे बहुत लंबा चौड़ा, जैसे एरिस्टोटल का लॉजिक बहुत लंबा चौड़ा है, ऐसे ही इनका इंडक्टिव लॉजिक भी बहुत लंबा चौड़ा है। तो एक फुल फ्लैज, इसको भी रीजनिंग में आता है ना ये, कि कहाँ कहाँ हम गलती कर जाते हैं, कहाँ कहाँ इसमें हम, जैसे उसमें उसमें अरस्तु के डिडक्टिव लॉजिक में बताया था कि एक आदमी ने कहा ऑल मैन, ऑल क्रोज आर ब्लैक, तो उससे क्या निष्कर्ष निकलता है,
उन्होंने कहा एवरीथिंग दैट इज़ ब्लैक इज़ क्रो, गलत निकाल दिया। इसमें नियम पता होना चाहिए कि जब हम चीज़ को पलटें तो कैसे, सब्जेक्ट की जगह प्रेडिकेट, प्रेडिकेट की जगह रखा तो क्या क्या चीज़ें बदलनी पड़ेंगी हमें। तो जब नियम नहीं बताएंगे उनको फैलेसीज कहते हैं, फैलेसीज हो जाती हैं। अब यहाँ फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल हो गई, ये डिटेल से जो रीजनिंग करते हैं उनको पता है। तो ये फैलेसी कैसी हो गई? तो जहाँ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल होगा वहाँ सही रिज़ल्ट कभी नहीं निकल सकते। तो ऐसे ही इनकी बहुत सारी फैलेसी हैं। उसमें से एक आध फैलेसी का है इग्नोरेशियो एलेंची। दो आदमियों में बात हो रही है, मैं दूसरे की इग्नोरेंस का फ़ायदा उठाता हूँ कि चूँकि पता नहीं है कि समुद्र की मछलियाँ जो होती हैं वो नमकीन पानी में जो होती हैं वो स्वीट पानी से अलग होती हैं या स्वीट पानी जैसी होती हैं, कि तू चूँकि इग्नोरेंट है इसलिए मेरी बात सही है कि मछलियाँ अलग अलग होती हैं। अब मुझे भी पता नहीं, लेकिन दूसरे की इग्नोरेंस का फ़ायदा उठा करके जब हम तर्क देते हैं तो ये तर्क दोष हो जाता है। इसी तरह हम एक दिन और कह रहे थे आर्गुमेंटम एड होमिनम। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में यही आर्गुमेंट दिए जाते हैं। किसी बड़े आदमी का नाम ले दो, चंद्रमा रात को अपनी किरणें बरसाता है तो उससे दमे का मरीज़ ठीक हो जाता है। भैया हमें तो चंद्रमा के वो किरणें में कोई वहाँ से दवाई ववाई दिखाई नहीं दी। अरे इतना बड़ा डॉक्टर है हिंदुस्तान का, सिविल सर्जन है ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज का, वो मोहनलाल पपनेजा, जब वो ये कह रहा है तो हमारे पास आर्गूमेंट तो होता नहीं, हम किसी बड़े आदमी का नाम ले देते हैं। जब हमारे गुरु महाराज ये कह रहे हैं तो वही आर्गूमेंट करो, आर्गूमेंट करके इसको और वैज्ञानिक तरीके से किसी कोई हाइपोथेसिस बनाया था आपने, उसको वेरीफाई किया था, कोई मेथड देखा था आपने, या इस लॉ को कि भाई तुम्हारे गुरु ने जो बात कही वो हम पे लागू होती है और पड़ोसी पे लागू नहीं होती, तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर कहाँ चली गई। लेकिन वो कहते हैं नहीं हमारे गुरुजी ने ऐसा कहा है, तो इसको कहते हैं आर्गुमेंटम एड होमिनम, ये लॉजिकल फैलेसी है। तो ऐसी बहुत सारी फैलेसी हैं जो लॉजिक में होती हैं, रीजनिंग वालों को पढ़ाते हैं सारा कि कौन कौन सी फैलेसी आर्गुमेंट में हो सकती है। तो इन्होंने ये कहा कि आर्गुमेंट जो है जब करने चाहिए तो आर्गुमेंट के अंदर ये फैलेसी इन्होंने अपने मेथड में दिया सारा। तो एक बड़ा सुदृढ़ बहुत तकड़ा मेथड बना करके जो एरिस्टोटल का डिडक्टिव मेथड था, निगमन आत्मक, जिन्होंने आगमन आत्मक एक इतना ही बड़ा नोवम ऑर्गोमम बना के रख दिया और इसका नाम दे दिया साइंटिफिक मेथड। विज्ञान का यही विधि है, जो चीज़ इस तरह से इस रास्ते से निकल के आएगी वो ही विज्ञान की थ्योरी बनेगी। हाइपोथेसिस जो बार बार वेरीफाई हो जाएगा वही थ्योरी का रूप लेगा, और नहीं तो थ्योरी नहीं बन सकती हो। तो विज्ञान की सारी थ्योरियाँ इस तरह से बनी हैं। तो बेकन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है असल में, जैसा कि मैंने कहा कि साइंटिफिक युग का पायनियर है, अग्रगण्य, आगे चलने वाला। अब इसके बाद साइंटिफिक युग चलेगा। इसके कंट्रीब्यूशन भी हमने देख लिए सबसे बड़े। दर्शन शास्त्र जो पूरी तरह से धर्म का दास बन गया था, और इसने शुरू में जो हमने कहा कि 4 चीज़ें हैं, उसमें पहली चीज़ ये बताई थी कि धर्म को हमने फिलॉसफी का जो एक केंद्र था पहले गॉड, उस गॉड को हटा करके हमने नेचर को बनाया अपना, कि हमारे जिज्ञासा का और ज्ञान का केंद्र नेचर होना चाहिए। तो धर्म को एक तरफ से हटा दिया था हमने। तो धर्म को हटा करके स्वतंत्र चिंतन, ये बेकन की बहुत बड़ी देन है। जंजीरें तोड़ दी बिल्कुल, इसलिए इसको ब्राइटेस्ट मैन, हालांकि चर्च ने इसके साथ एक गलत बात भी कही है, इसको कहा है ब्राइटेस्ट मैन, इंटेलिजेंट जीनियस एंड दी मीनेस्ट मैन, सबसे कमीना आदमी चर्च ने इसको कहा। क्यों कहा? कि जिस आदमी ने, जिस लॉर्ड ने इसकी सहायता की और इसको वहाँ तक ऊपर तक चैम्बर तक राज्यसभा तक ले गया, इसने उसके खिलाफ गवाही दे करके और उसको जेल करवा दी। तो चर्च ने इसको मीनेस्ट, एक बड़ा स्वार्थी आदमी है ये,
अपने स्वार्थ के लिए अपने दोस्त की कमर में भी छुरा भोंक दिया। लेकिन ब्राइटेस्ट क्यों? क्योंकि उसने सारा अंधकार जो फिलॉसफी पे छा गया था उसको कह दिया। और यहाँ भी उसने जो फिलॉसफी की 3 रूप बताए थे, फिलॉसफी ऑफ मैन, फिलॉसफी ऑफ नेचर, फिलॉसफी ऑफ गॉड। उसने कहा फिलॉसफी ऑफ गॉड जो है वो ऐसी चीज़ है जिसको ना तो वेरीफाई कर सकते हैं, ना रैशनल थियोलॉजी, बुद्धि के द्वारा भी हम गॉड को सिद्ध नहीं कर सकते। कोई भूत प्रेत है मेटाफिजिकल, उनको भी नहीं कर सकते। तो ये उन्होंने कहा कि ये जो है फिलॉसफी ऑफ गॉड, ये तो रिलीजन को कर दो। रैशनल थियोलॉजी इज़ ए पार्ट ऑफ रिलीजन। वो गॉड को सिद्ध करें या ना करें, कुछ भी कहा। और इसी तरह से उन्होंने कहा जो फिलॉसफी ऑफ मैन है ये पॉलिटिकल फिलॉसफी वालों को दे दो। स्टेट का काम है कि आदमी की कैसे उसको गवर्न करना है, कैसे उसके लिए शिक्षा देनी है, कैसे उसके नैतिकता लानी है। और हमारे पास क्या रह गया? रियल फिलॉसफी जो है, जो हमें साइंस की तरफ ले जाएगी, वह है फिलॉसफी ऑफ नेचर। इसमें भी हमने कहा कि नेचर की फिलॉसफी को उसने कहा फिजिक्स, और नेचर के साथ साथ जो नेचर के वो लॉ हैं, फर्म लॉ, पक्के लॉ नेचर के, उसको इसने कहा मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स ये नहीं है कि आत्मा के बारे में, गॉड के बारे में जाना, बल्कि नेचर के जो सारे लॉ नेचर को चला रहे हैं। अब कल हमने भी ये उदाहरण दिया था कि इसने जो डेफिनेशन दी है, इसने तो डेफिनेशन नहीं दी, लेकिन फिलॉसफी वालों ने जो डेफिनेशन दी है कि नथिंग हैपन्स इन दिस वर्ल्ड विदाउट सफिशेंट कॉज, वाई इट सो हैपेंड और वाई नॉट अदरवाइज, दिस इज साइंस। उस रेगुलरिटी को देखना, उस लॉ को देखना, जिस लॉ के हिसाब से ये घटना घटित हुई है, ये साइंस है। घटनाओं को इकट्ठे करने साइंस बन जाते। तो बेकन का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बेकन के बाद फिर बड़े बड़े साइंटिफिक थिंकर ही आने शुरू हुए। तो बेकन को हमें ही छोड़ के कि तुम्हारा बहुत कल्याण हो तुम्हारा, तुमने साइंस की तरफ ले आए आदमी को, अंधविश्वासों से निकाल दिया। लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि ये अंधविश्वासों से ऊपर उठने कोई वही आदमी उठ सकते हैं जो जीनियस हो, आम बुद्धि का आदमी। उसे सोसाइटी में रहना है, वो आम आदमियों की तरह से काम करेगा, अंधविश्वासों से भी काम करेगा। तो इसलिए ऊपर उठने के लिए बुद्धि तीव्र करो, किसी तरह से अपनी बुद्धि को तेज़ करो तो अंधविश्वासों से दूर हो जाओगे। और अगर बुद्धि तीव्र नहीं होगी तुम्हारी, तो तुम इन अंधविश्वासों में 4 जो बताए थे उन्होंने वो, और एक ही अंधविश्वास जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर का, इसमें पड़े रहोगे और तुम साइंटिस्ट नहीं बन सकते, साइंटिफिक थिंकिंग नहीं होती। तो इसलिए हम बेकन को नमस्कार करते हैं कि तुमने फ़िलॉसफी को साइंस के साथ जोड़ करके हमारे रीज़न को, हमारी बुद्धि को जंजीरों से मुक्त कर दिया, और बुद्धि को कह दिया कि आप स्वतंत्र होकर के सोचो, किसी से मत डरो, सारे अंधविश्वास जो है उनको दूर कर दो। तो बेकन्स का इसका फ़ायदा उठा करके और जो लोग आए जिन्होंने वैज्ञानिक ढंग से सोचना शुरू किया, अब हम उनकी तरफ जाएंगे।